हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का वेलकम है न्यू वीडियो के अंदर। आज आज हम क्लास 9 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखने जा रहे हैं मैथ्स चैप्टर 11 के सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के। ये बच्चों आपका जो चैप्टर है आपके एग्जामिनेशन में 7 to 8 मार्क्स का आता है। इससे पहले ऑलरेडी मैं आपके चैप्टर नंबर 1 और 2 पे वीडियो बना चुका हूँ, जो 10 से 11 नंबर का और जो 12 से 13 नंबर के चैप्टर्स हैं आपके। ठीक है, नाउ उसके बाद जो थर्ड नंबर पे आपका टॉप हाईएस्ट मार्क्स में आता है चैप्टर नंबर 11 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक है, और इस चैप्टर में बच्चों को बहुत ज़्यादा डाउट्स रहते हैं और चैप्टर में बहुत बच्चों को समझ भी नहीं आती चीज़ें। ठीक है, तो फटाफट से हम इसके तो इस वीडियो में क्या क्या कवर करने वाले, सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट देखेंगे, देन क्वेश्चन आंसर, देन उसके बाद पीवाईक्यूज। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो के एंड तक बने रहिए। आपको इस चैप्टर को आप इस चैप्टर के 7 to 8 मार्क्स अपने क्या नाम है पक्के कर लीजिए। ठीक है, एग्जामिनेशन के। फटाफट से बात करते हैं टॉपिक नंबर 1। टॉपिक नंबर 1 इज बेसिक टर्म रिलेटेड टू 2D शेप्स। ठीक है, तो 2D शेप से रिलेटेड हमारी क्या क्या टर्म्स होती है पहले हम वो जान लेते हैं, देन इसके अंदर हम क्या नाम है 2D शेप्स के क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे। तो 2D शेप बेसिकली क्या होती है, देखिए ध्यान से। इन्हें 2D का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो 2D का मतलब होता है 2 डायमेंशन शेप। ठीक है, इस चीज के बारे में आपको पता होना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या, अ फ्लैट फिगर दैट हैज ओनली 2 मेजरेबल डायमेंशन। ठीक है, तो ये क्या होती है, फ्लैट फिगर होती है। याद रखना 2D डायमेंशन फ्लैट फिगर। एक मार्क्स में आपका क्वेश्चन आ जाता है कि यस फ्लैट फिगर के पास कितनी डायमेंशन होती है मेजर करने के लिए। ठीक है, तो फ्लैट फिगर इनको बोलते हैं, 2D शेप्स को बोलते हैं आपकी। एंड देन इसके अंदर क्या क्या मेजर होता है, लेंथ एंड ब्रेथ। ठीक है, ब्रेथ को समटाइम ऑल्सो नोन एज विथ। ठीक है, मोटाई। तो क्या होती हैं चीजें, आइए फटाफट देखते हैं हम लोग। सबसे पहले हम बात करेंगे लेंथ की। व्हाट इज द लेंथ? इट इज अ मेजरमेंट ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट। लेंथ बेसिकली क्या है, एक डिस्टेंस होता है 2 पॉइंट के बीच का। जैसे एक मैं शेप देख रहा हूँ, आप सभी जानते होंगे रेक्टेंगल शेप है आपकी। ये रेक्टेंगल शेप की मान लीजिए ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है। ठीक है, दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी। तो डिस्टेंस बिटवीन दिस ए एंड बी पॉइंट इज नोन एज लेंथ। ठीक है, इसको हम लेंथ बोलते हैं। ठीक है, इस लेंथ को कैसे नापते हैं, यूनिट ऑफ लेंथ क्या क्या होती है, मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, और ऐसे ही बहुत सारी चीजें होती हैं। ठीक है, समझ में आया बच्चों यहाँ तक? नेक्स्ट है ब्रेथ। व्हाट इज द ब्रेथ? इट इज द मेजरमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन साइड टू अनदर। ये ध्यान रखना, ब्रेथ इसके अलावा डिफरेंट। ब्रेथ बेसिकली क्या होती है, ये मेजरमेंट होता है किसी ऑब्जेक्ट का फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड। ठीक है, तो जैसे मैं ध्यान से देख सकता हूँ, ये मेरी एक लेंथ है। ठीक है, या मेरी एक लाइन है। ठीक है, और ये एक दूसरी लाइन है। तो इन दोनों के बीच की जो दूरी है, दिस लाइन और दिस लाइन। ठीक है, ये एक साइड से दूसरी साइड के बीच की जो दूरी होती है, इसे हम क्या बोलते हैं, ब्रेथ बोलते हैं आपकी। ठीक है, दिस इज नोन एज ब्रेथ। ओके, इसको भी हम मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर और एक्सेट्रा और चीजों में नाप सकते हैं। ठीक है, बट इसको हम सिंपली मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर ही लिखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट होती है हाइट। हाइट इट इज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द कैनल बेस ऑफ अ शेप और ऑब्जेक्ट टू इट्स हाइट पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट। ठीक है, तो हाइट क्या होती है, बेसिकली एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मतलब आप इसे बोल सकते हैं 90 डिग्री का डिस्टेंस होता है, स्ट्रेट आप इसे बोल सकते हैं। डिस्टेंस फ्रॉम द बेस ऑफ अ शेप, तो शेप का बेस, जैसे ट्राइंगल मैंने बनाया है। ठीक है, रेक्टेंगल के अंदर हाइट नहीं होती है, सभी को पता होगा। ठीक है, तो ये मैंने ट्राइंगल बनाया, इसका ये क्या है, नीचे वाला पार्ट बेस है। इस बेस की जो दूरी इस ट्राइंगल की हाईएस्ट पॉइंट है ना, यानी ऐसे आप बोल सकते हैं हाईएस्ट पॉइंट तक के बीच की जो दूरी होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, हाइट बोलते हैं। हाइट का भी हम मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर्स में मेजर आउट करते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये बच्चों प्लीज फटाफट से आप इन पॉइंट्स को देख लीजिए, फिर इनके बाद हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो ये बहुत ईजी और सिंपल टर्म्स आएंगे, सब सभी ने जानते होंगे, आप सभी ने पढ़ा होगा। फिर भी जिसके कुछ डाउट्स वगैरह रहते हैं तो मैंने इन चीजों को लिख दिया। ठीक है, चलिए बढ़ते आगे वीडियो में। इस बच्चों, जैसे आपको मैंने अभी बताया कि हम 2D फिगर्स के अंदर लेंथ और ब्रेथ फाइंड करते हैं। ठीक है, तो उस लेंथ और ब्रेथ से हम क्या क्या मेजरमेंट्स निकाल सकते हैं। तो नंबर 1 इज पेरीमीटर। ठीक है, तो पेरीमीटर क्या होता था, टोटल डिस्टेंस अराउंड द आउटसाइड द शेप। ठीक है, जो भी टोटल डिस्टेंस है अराउंड द आउटसाइड द शेप, मतलब शेप के बाहर जो भी डिस्टेंस है शेप का पूरा, जैसे आप ए से बी गए, बी से सी गए, सी से डी गए, डी से ए गए, तो दिस इज, इसे हम बोलते हैं आउटसाइड डिस्टेंस ऑफ द शेप। ठीक है, तो दिस इज अवर पैरामीटर। तो पैरामीटर ऑफ एनी शेप क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड आप लिख सकते हैं, ऑल सम ऑफ ऑल साइड मेजर। तो जैसे ए बी प्लस बी सी प्लस ए डी प्लस डी ए, मतलब ए बी की जो भी वैल्यू होगी वही ए बी की वैल्यू ऐड कर देंगे, बी सी की वैल्यू ऐड कर देंगे, सी डी की वैल्यू ऐड कर देंगे, एंड देन डी ए की वैल्यू ऐड कर देंगे। जब आप इन सभी साइडों का मेजर ऐड कर देंगे, ठीक है, इन शॉर्ट लेंथ ऐड कर देंगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, इसका पैरामीटर। ठीक है, और दिस इज वैल्यू फॉर ऑल द 2D शेप्स। ठीक है, जितनी आपकी 2D शेप्स होते हैं उन सभी के लिए आपका वैलिड पॉइंट है। ठीक है, तो यूनिट ऑफ पैरामीटर बेसिकली क्या होता है, प्लीज रिमेंबर एग्जामिनेशन में बोलता है कि दिस इज द पैरामीटर। तो पैरामीटर की जब भी देखो आपको फाइंड आउट करना है कि पैरामीटर गिवन है, क्या गिवन है, या एरिया गिवन है, तो आपको ना उसकी यूनिट्स चेक करनी है। यूनिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिट्स बहुत क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प आउट करती है आपकी। ठीक है, तो ऑलवेज रिमेंबर दिस है ना, ऑलवेज चेक आउट दिस की कैसी है।
नेक्स्ट पेरीमीटर के बाद नेक्स्ट कौन आता है, एरिया। ठीक है, एरिया इज व्हाट, द अमाउंट ऑफ स्पेस, द अमाउंट ऑफ फ्लैट स्पेस कवर्ड इनसाइड द शेप। ठीक है, तो पैरामीटर जैसे हमने बताया आउटसाइड द शेप, और एरिया क्या होता है, इनसाइड द शेप। ठीक है, जो भी फ्लैट शेप ने क्या कर रखा है, स्पेस आपका कवर्ड कर रखा है। ठीक है, जैसे मैंने एरिया को देखो, मैंने यहाँ पे डिजाइन कर रखा है। ठीक है, शेडेड कर रखा है कि इनसाइड द शेप जो भी स्पेस कवर्ड होगा, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, एरिया। तो एरिया ऑफ शेप बच्चों क्या होता है, एरिया ऑफ शेप बच्चों डिपेंड करता है अपॉन द शेप। ठीक है, अब जैसे मैं यहाँ पे आपको लिख के दे दूँ कुछ एरिया, तो एरिया ऐसे नहीं होता, एरिया अलग अलग शेप के अकॉर्डिंग अलग अलग मेजर्ड होता है भैया। ठीक है, तो और याद रखना एक चीज सिंपल, तो सॉरी, यूनिट ऑफ एरिया हमें लिखना है यहाँ पे। बच्चों यूनिट ऑफ एरिया ध्यान से देखिए यहाँ पे, मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसको बच्चों बहुत ध्यान से देखना, मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर एंड किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि बस एक सिंपल से मैं आपको एक डिफरेंस बताता हूँ, पैरामीटर में ऐसा क्यों होता है और एरिया में ऐसा क्यों होता है कि पैरामीटर में हम ऐड करते हैं। आपने शायद देखा होगा पैरामीटर में दो साइड ऐड जोड़ी हुई, 2 मीटर, 3 मीटर, तो बन गया 5 मीटर। लेकिन एरिया में क्या होता है, एरिया में ये चीज मल्टीप्लाई होती है, 2 मीटर इंटू 3 मीटर। आप सभी को पता होगा 2 इंटू 3 6। और देखिए मीटर इंटू मीटर है ना, सेम यूनिट है ये, सेम यूनिट मतलब इनका बेस बेस सेम, पावर ऐड, तो मीटर मीटर का क्या बन जाता है, मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना क्योंकि एरिया में मल्टीप्लाई होता है ना, हम जानते हैं इन चीजों को। ठीक है, हमने पढ़ा हुआ है। चलिए बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब हम बात करेंगे 2D शेप्स के फॉर्मूले के ऊपर। यस बच्चों, तो फॉर्मूलाज ऑफ 2D शेप्स। ठीक है बच्चों, अच्छा तो ये आपको थोड़ा लीस्ट इंपॉर्टेंट है, बट फिर भी एग्जामिनेशन में समटाइम्स अगर कुछ क्वेश्चन आ जाए ना, थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन कुछ हो जाए, तो आई होप, तो मुझे लगता है 2D शेप से फॉर्मूले क्वेश्चन आंसर हो सकते हैं। ठीक है, तो डरने की बात नहीं। तो 2D शेप ऑफ सेवन, आई गेस मुझे लगता है 6 7 8 से हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो इनमें कोई ऐसी डरने वाली बात नहीं है। तो 2D शेप मैंने सब चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेन कर दी। 2D शेप यहाँ पे सबसे पहले देख सकते हैं, ट्राइंगल होती है हमारी शेप, मैंने आपको दिखा दी। ट्राइंगल के अंदर आपको पता है हाइट होती है, देन एक बेस होता है। तो टर्म्स ऑफ शेप क्या आती है इसके अंदर, एच आता है और बेस आता है। तो एच को हम बोलते हैं हाइट, बी को हम बोलते हैं यहाँ पे बेस। पैरामीटर बेसिकली क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, आप लिख सकते हो ट्राइंगल के लिए। एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, है ना। आई होप सभी को चीज पता होगी। नेक्स्ट व्हाट इज द रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में आप सभी को पता होगा कि बच्चों एक लेंथ होती है और एक आपकी ब्रेथ होती है ना। एक लेंथ होती है और एक ब्रेथ होती है। देन इसका पैरामीटर होता है 2 ब्रैकेट में एल प्लस बी, और एरिया होता है एल इंटू बी, है ना, हम सभी को चीज पता है। स्क्वायर बेसिकली क्या होता है, स्क्वायर जिसकी ऑल साइड बराबर होती है, तो ए साइड बोल सकते हो या एस बोल सकते हो। तो आप इसे पैरामीटर में, पैरामीटर इज 4 ए। एंड एरिया के लिए आप क्या लिखेंगे, ए इंटू ए, यानी ए स्क्वायर, या साइड इंटू साइड आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, जो आपने देखा हुआ एरिया। नेक्स्ट आता है सर्कल। आप सभी ने सर्कल के बारे में सुना होगा। सर्कल के अंदर दो चीजें होती है, एक रेडियस, एक डायमीटर। ठीक है, तो ये रेडियस एंड दिस इज डायमीटर। डायमीटर और रेडियस के बीच में रिलेशन होता है। डायमीटर बेसिकली व्हाट, आर प्लस आर। ठीक है, तो डायमीटर इज 2r। ठीक है, तो 2 पाई आर इसका क्या नाम पैरामीटर होता है, एंड एरिया इसका क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो देखिए बच्चों, ये वाले तो आपके में मतलब, ये जो आपके 3D में ना, 3D में बहुत ज्यादा यूज होता है, तो इसको तो प्लीज आप लोग खासकर ध्यान से याद रखना। ठीक है, इसको ज्यादा याद रखना है आपको। नेक्स्ट आता है आपका सेमी सर्कल। ठीक है, सेमी सर्कल इज और बेसिकली सर्कल का हाफ। ऐसे आगे क्या नाम है, 3D फॉर्मुलाज में आपको ये इंपॉर्टेंट रहेंगी दोनों चीजें। तो सर्कल का जैसे मैंने हाफ कर लिया, देखिए हाफ सर्कल बनेगा, एक डायमीटर रेडियस, तो यहाँ पे भी रेडियस आएगा, डायमीटर आएगा, जस्ट जो भी सर्कल है उसका हाफ कर दीजिए। 2 पाई आर का हाफ करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे, पाई आर मिल जाएगा। पाई आर स्क्वायर का हाफ करूंगा तो क्या मिल जाएगा, पाई आर स्क्वायर बाय 2 मिल जाएगा। सिंपली समझ में आता है यहाँ तक। अच्छा, दिस इज ऑल्सो लीस्ट इंपॉर्टेंट, ये आपके रोम्बस वगैरह। ठीक है, ये समटाइम इक्का दुक्का कोई क्वेश्चन अगर एक मार्क्स में टकरा जाए कुछ, ठीक है, तो इसलिए ये। तो रोम्बस क्या होता है, जैसे एबीसीडी इज रोम्बस, इसमें क्या होता है, डायगोनल डी वन एंड डी टू होते हैं। ठीक है, तो डी वन इज डायगोनल और डी टू इज ऑल्सो अनदर डायगोनल। तो सम ऑफ ऑल साइड क्या कर देंगे बच्चों हम लोग, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी, मतलब ऑल साइड जो भी बाहर की आउट साइड सारी उन सभी को ऐड कर देंगे, आपका रोम्बस का पैरामीटर आ जाएगा। बट इसका एरिया क्या होता है, हाफ इंटू डी वन इंटू डी टू। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट इज पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम अगर आप सभी ने देखा तो पैरेललोग्राम में भी बेसिकली क्या होता है, एक बी और एक एच होता है। तो दिस एच इज फॉर हाइट एंड बी इज फॉर बेस। पैरामीटर कैसे निकालेंगे इसका, आप लोग सम कर देंगे ऑल साइड का, एंड एरिया के लिए हम क्या कर देंगे, बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो दिस इज एंड ऑफ योर 2D फॉर्मूलाज। ठीक है, तो जो भी 2D के फॉर्मूलाज होते हैं, मतलब फॉर्मूला है हमारे, उनके हमने क्या कर लिए यहाँ पे, फॉर्मूले सारे पढ़ लिए। ठीक है, तो अगर आपको यहाँ पे भी अभी तक में कोई डाउट हो तो प्लीज आप कमेंट आउट करके बता सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। यस बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे देखेंगे तो
टॉपिक नंबर थर्ड हमारा आता है बच्चों। टॉपिक नंबर थर्ड, यहाँ से आपके इंपॉर्टेंस और चालू है, यहाँ से तो ऑल चीज आपकी सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट चलेंगी आपकी, ठीक है। तो बेसिक टर्म बात करते हैं हम लोग रिलेटेड टू द 3D शेप, ठीक है। तो सबसे पहले जानते हैं व्हाट इज 3D शेप। तो 3D शेप बेसिकली क्या होती है, जो 3 डायमेंशन शेप होती है, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं, सॉलिड ऑब्जेक्ट होता है दैट है 3 मेजरेबल डायमेंशन, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, सॉलिड ऑब्जेक्ट होता है, इसकी 3 मेजरेबल डायमेंशन होती है, लाइक लेंथ, ब्रेथ और हाइट। इनकी हेल्प से हम इसके अलग अलग चीजों को फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। एग्जाम पता नहीं 2025 का क्वेश्चन आया हुआ है 1 मार्क्स के अंदर। जैसे 3D शेप को सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, हम इन्हें क्या बोलते हैं, सॉलिड शेप बोलते हैं आपकी, ठीक है। 3D शेप इज नोन एज सॉलिड शेप, इनको हम सॉलिड शेप भी बोलते हैं। सॉलिड शेप के अंदर कितनी चीजें कितने डायमेंशनल होता है, तो ये पूछा था। सॉलिड शेप बेसिकली आप देख सकते हो 3 डायमेंशनल होता है आपका। और नेक्स्ट इसके अंदर क्या वो क्वेश्चन ऐसा था 3 डायमेंशनल, और पूछा था क्या क्या मेजर कर सकते हैं आप, तो आप लेंथ कर सकते हो, ब्रेथ कर सकते हो, मतलब किसके हेल्प से निकालते हो, लेंथ, ब्रेथ और हाइट, ठीक है। तो इसको याद रखना एक बस इंपॉर्टेंट पॉइंट, सॉलिड शेप हैज सॉलिड शेप इज अवर 3D शेप, ठीक है। सॉलिड शेप के अंदर क्या होती है, 3 डायमेंशनल होती है ना, 3 डायमेंशन, इसको याद रखना। नाउ द नेक्स्ट बेसिकली यार हमें थोड़ा सा, अच्छा, ये थोड़ा सा 3D शेप्स के अंदर आ जाती है, ये इंपॉर्टेंट 3D शेप्स के अंदर पहले हमारे आती थी चीजें, ठीक है। तो बस इसको मैंने जस्ट यहाँ पे डिस्क्राइब कर दिया, बोले तो फेसेस, ठीक है। 3D शेप के अंदर क्या होता है, कई सारे फेसेस होती है, एक फ्लैट और कर्व सरफेस दैट मेक्स अप द आउटसाइड ऑफ द शेप, ठीक है। तो फेसेस बेसिकली क्या होते हैं, एक फ्लैट शेप होगी या कोई भी कर्व सरफेस होगी आपकी, ठीक है, जो क्या कर रहा होगा, आउटसाइड ऑफ द शेप को बना रहा होगा, तो हम उसे क्या बोलते हैं, फेसेस बोलते हैं आपकी। नेक्स्ट होता है एजेस। एजेस बेसिकली आप साइड को भी बोल सकते हो, ठीक है। एजेस अनदर नेम ऑफ साइड। द लाइन सेगमेंट वेयर टू फेजेस आर मीट, ठीक है। ये लाइन सेगमेंट होते हैं जहाँ पे दो पॉइंट्स आपके मीट, जहाँ पे दो पॉइंट आपके क्या कर रहे हो, मीट कर रहे हो, ठीक है। तो नेक्स्ट है वर्टिसेस, द कॉर्नर पॉइंट वेयर 3 और मोर एजेस आर मीट, ठीक है। वर्टिसेस क्या होते हैं, ये वो कॉर्नर पॉइंट है जहाँ पे आप क्या की दो या दो से ज्यादा एजेस आके मिल रही होती है, ठीक है। इसको जैसे थोड़ा सा मैंने सिंपल एग्जांपल समझाने की कोशिश करी, जैसे आप देख सकते हैं, यस यहाँ पे आपका क्यूबॉइड बना हुआ है ना, आप सभी जानते होंगे, दिस इज योर क्यूबॉइड। क्यूबॉइड के अंदर के जो सामने का फेज है, आप देख सकते हैं ऑल फेजेस क्या होते हैं इसके अंदर, रेक्टेंगल होते हैं आपके, ठीक है। एजेस यहाँ पे उन्होंने क्या बताया था, एजेस बेसिकली क्या नाम है, द लाइन सेगमेंट, देखिए जो लाइंस आपको दिख रही है, ये लाइंस क्या है, यहाँ पे सारी एजेस हैं आपकी, ठीक है। ये ऑल लाइन, ये जो लाइन हो गई, दिस लाइन, दिस लाइन, ये सारी एजेस है यहाँ पे आपकी, ठीक है। चाहे कोई सी किसी भी लाइन की आप बात करें, दीज ऑल आर एजेस, ठीक है। एंड लास्ट में क्या है आपके वर्टिसेस। व्हाट आर द वर्टिसेस, कि जब हम आप देख सकते हैं कि जब दो एजेस आपकी मीट करती हैं, दो या तीन एजेस आपके आके मीट करती है किसी पॉइंट पे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वर्टेक्स बोलते हैं, ठीक है। तो दिस इज नॉट मोस्ट इंपॉर्टेंट, बस एक बताने के लिए था आपके लिए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। जिस बच्चों, 3D शेप के अंदर कौन कौन सा सरफेस एरिया होता है जो हम लोग कैलकुलेट आउट करते हैं, आई गेस आप सभी ने पढ़े होंगे। तो एक का नाम है टोटल, वन ऑफ द में टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, बेसिकली सम ऑफ सम ऑफ सम ऑफ द एरिया ऑफ ऑल द फेसेस ऑफ अ सॉलिड इंक्लूडिंग द बेस एंड कर्व पार्ट, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, टीएसए बोलते हैं आपका, ठीक है। टीएसए का मतलब, जब भी देखिए आपने आपसे वो टीएसए बोले, या टीएसए की जगह वर्ड इस्तेमाल करता है, हम बोलते हैं कंप्लीट, ठीक है। वर्ड इस्तेमाल क्या करेगा, वो कंप्लीट, ठीक है। तो ऐसे केसेस में आपको क्या करना है, टीएसए फाइंड आउट करना है, ठीक है। और इसकी यूनिट आप क्या लिखेंगे, मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर, याद रखना दिस इज एरिया, ठीक है। क्योंकि इसमें से दो डायमेंशन आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है लिटरल सरफेस एरिया, ठीक है। एलएसए जिसको हम बोलते हैं, एग्जामिनेशन में आपसे बोल सकता है फाइंड द एलएसए ऑफ दिस शेप पर्टिकुलर, ठीक है। तो एलएसए बेसिकली क्या होता है, फॉर द शेप विद फ्लैट साइड, ठीक है, लाइक क्यूब एंड क्यूबॉइड, ठीक है। तो एलएसए क्या होती है, एलएसए इज फॉर क्यूब एंड क्यूबॉइड, ठीक है। जो भी आपकी कोई भी फ्लैट शेप होती है, बोलेगा इसका एलएसए फाइंड आउट करो, ठीक है। एलएसए ऑफ क्यूबॉइड, एलएसए ऑफ क्यूब, ठीक है। तो दिस इज द एरिया ऑफ ऑल द फेसेस एक्सक्लूडिंग, याद रखना इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, आप टॉप और बॉटम अपना हटा देंगे, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा, आपका टॉप एंड बॉटम हट जाता है, ये एलएसए के लिए मैं आपको बता रहा हूँ बच्चों, ठीक है। एलएसए में आपका टॉप एंड बॉटम हट जाता है। तो इसका भी यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर, बिकॉज सब सरफेस एरिया है आपकी। नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपके चलना है बहुत ज्यादा, इसका नाम है कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया इज व्हाट, फॉर द शेप्स विद अ राउंड साइड लाइक सिलेंडर एंड क्या नाम है, कोन, ठीक है। जितने भी आप फिगर्स पढ़ेंगे अपनी, जो भी सिलेंडर, कोन, सेमीस्फेयर, स्फीयर ये सब पढ़ेंगे, सब उसमें क्या फाइंड आउट होगा, सीएसए, ठीक है। सीएसए फॉर कर्व्ड सरफेस एरिया। दिस रेफर टू ओनली द एरिया ऑफ द कर्व्ड पार्ट, ठीक है। तो इसमें हम सिर्फ क्या कर रहे होंगे, उस शेप का बेसिकली कर्व्ड पार्ट निकाल रहे होंगे, ठीक है, एक्सक्लूडिंग सर्कुलर बेसिस, ठीक है। इसमें आप ऐसा कह सकते हैं, इसके अंदर भी हम टॉप एंड बेस को कंसिडर नहीं कर रहे होंगे, ठीक है, ठीक है।
इसकी भी यूनिट क्या रहेगी, मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर एंड किलोमीटर स्क्वायर नॉर्मली आपका। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। तो नेक्स्ट है आपका वॉल्यूम। ठीक है, तो वॉल्यूम इस क्या नाम है, ये बेसिक टर्म का लास्ट टॉपिक वॉल्यूम। तो वॉल्यूम आप सभी जानते होंगे। वॉल्यूम के लिए देखिए बच्चों बहुत डाउट्स आते हैं बच्चों के। वॉल्यूम इज बेसिकली व्हाट, द टोटल थ्री डायमेंशनल स्पेस और ऑक्यूपाइड बाय द अन ऑब्जेक्ट। ठीक है, जो भी थ्री डी फिगर होती है, थ्री डी फिगर कितना स्पेस कवर कर रही है। ठीक है, तो दिस इज नोन एज वॉल्यूम। ठीक है, आपसे बोले फाइंड द स्पेस ऑफ दिस फिगर, तो आपसे वॉल्यूम पूछ रहा है। या फिर वो आपसे बोलेगा द कैपेसिटी ऑफ इट, इट हैज टू बी होल्ड अ सब्सटेंस। ठीक है, अगर वो पूछ रहा है आपसे कैपेसिटी क्या है थ्री डी शेप की, ठीक है, तो कैपेसिटी इज ऑल्सो रेफर टू वॉल्यूम, याद रखना। ठीक है, कैपेसिटी ऑल्सो रेफर टू वॉल्यूम। वॉल्यूम की यूनिट प्लीज आप चेक कर लीजिए बहुत ध्यान से। वॉल्यूम की यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, लीटर क्यूब एंड किलोमीटर क्यूब एंड ml क्यूब बेसिकली। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, हाँ चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नाउ इसमें हम देखेंगे इसके फॉर्मुलेस। जी बच्चों, टॉपिक नंबर 4 आप देख सकते हैं, फार्मूला ऑफ थ्री डी शेप्स। ठीक है, तो बच्चों मैंने आपके यहाँ पे सभी थ्री डी शेप्स के जो अभी तक क्लास 9 पर डिस्कस्ड होती थी और होती हैं, तो उन सभी के मैंने आपके लिए फॉर्मूले लिख दिए। सबसे पहले पढ़ सकते हैं क्यूबॉइड। ठीक है, अब आपके इस पे क्वेश्चन आना बंद हो गए हैं, बट एक फॉर क्या नाम है, केस ऑफ चांस के अगर कोई आ जाए तो आपको थोड़ा सा बहुत फॉर्मूले ही पता हो तो आई गेस मुझे लगता है क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो ऑल द फेजेस मेड अप ऑफ रेक्टेंगल। तो क्यूबॉइड बेसिकली क्या होता है, कैसी ऐसी थ्री डी शेप होती है जिसके सारे जो फेजेस होते हैं किस क्या होते हैं, वो रेक्टेंगल होते हैं। आप ऐसा बोल सकते हैं क्यूबॉइड इज मेड अप ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, इसके अंदर आप देख सकते हैं सारे जो फेजेस होंगे इसके रेक्टेंगल होते हैं। इसके अंदर क्या क्या होता है, लेंथ होती है, ब्रेथ होती है एंड हाइट होती है बेसिकली। जैसे मैंने बताया था इसके अंदर फाइंड आउट क्या करता है, लिटरल सरफेस एरिया। लिटरल सरफेस एरिया इसका क्या होता है, 2l ब्रैकेट में बी प्लस एच। ठीक है, ये इसका लिटरल सरफेस एरिया होता है। नेक्स्ट क्या होता है इसके अंदर, टोटल सरफेस एरिया होता है। टोटल सरफेस एरिया बेसिकली 2lb प्लस बी एच प्लस एच एल। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, बेसिकली एल इंटू बी इंटू एच। बच्चों बता आपको ये फॉर्मुले याद करने पड़ेंगे। ठीक है, अब इतना टाइम नहीं है कि आपको फॉर्मुला ड्राइव करके दिखाया जाए, फॉर्मुला समझाया जाए कैसे आ रहे हैं ये। बस अभी आपको क्या नाम है, एक लास्ट टाइम चल रहा है, तो प्लीज इनको बस आप याद कर लीजिए। ठीक है, हम्म तो अच्छा एक मिनट, ये बच्चों ये वॉल्यूम के हिसाब से मैंने यूनिट लिख दिया। अगर आप देखिए सरफेस एरिया फाइंड आउट कर रहे हैं तो आप मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर कर देंगे, लीटर लीटर स्क्वायर या ml स्क्वायर। ठीक है, बट वॉल्यूम के लिए आपका यहाँ पे क्या चलेगा, क्यूब चलेगा। ठीक है, वॉल्यूम के लिए मैंने बता दिया, बाकी सबके लिए आपका मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, सेम एड्रेस पर नीचे मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, समझ में आया यहाँ पे। लास्ट होता है आपका क्यूब। व्हाट इज द क्यूब, ऑल द फेसेस ऑफ क्यूब मेड अप ऑफ स्क्वायर। ठीक है, जितने भी फेसेस होते हैं क्यूब के सारे किसके बने हुए होते हैं, स्क्वायर के बने हुए होते हैं। जैसे आप नीचे देख सकते हैं फिगर के अंदर आपको क्यूब दिख रहा होगा, सारे फेसेस के अंदर कैसे हैं, स्क्वायर है। ठीक है, इसके अंदर इसकी ए साइड को हम साइड ऑफ स्क्वायर बोलते हैं। जैसे आप देख सकते हैं मैंने बता दिया आपको, ये सारी साइड इसकी स्क्वायर होती है। ठीक है, सॉरी स्क्वायर नहीं, ए होती है। इसके अंदर भी लेटर सरफेस एरिया होता है जो होता है 4 स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया होता है 6 स्क्वायर। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, बेसिकली ए क्यूब। ठीक है बच्चों, तो ये बेसिकली क्यूब एंड क्यूबॉइड है। तो आपका बच्चों बहुत लीस्ट इंपॉर्टेंट है, आप चाहे ना याद ना करें कोई नहीं, चल जाएगा। ठीक है, बट जो आगे फिगर सारी तो उनको तो अपनी डिटेल में बहुत अच्छे से याद करना है, क्योंकि वहीं से आपके सारे फॉर्मूले बन रहे हैं। ठीक है, चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ आगे। किस बच्चों, यहाँ से आप देख सकते हैं आपके फिगर आ रही है, इसका नाम है सिलेंडर। ठीक है, तो सिलेंडर इज व्हाट, बेसिकली इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू सर्कल एंड अ वन रेक्टेंगल। ठीक है, तो ये आपकी बेसिकली क्या है, कॉम्बिनेशन है दो सर्कल और एक रेक्टेंगल की। ठीक है, तो अभी देख सकते हैं दो सर्कल। ठीक है, इन दो सर्कल को हम क्या करते हैं, रेक्टेंगल के साथ मिक्स आउट करते हैं। बच्चों की एक चीज याद रखना, अगर थ्री डी फिगर आपसे पूछा जाए एग्जामिनेशन में किससे बनती है, तो थ्री डी फिगर मेडअप ऑफ टू डी फिगर, जैसे आप देख सकते हो, ये चीज याद रखना है। ठीक है, थ्री डी फिगर मेडअप ऑफ टू डी शेप। नाउ द नेक्स्ट आप देख सकते हैं दो सर्कल है, जैसे यहाँ पे आर आर रेडियस के, रेक्टेंगल आपको दिख रहा है एल और बी के। जब हम इन दोनों को बच्चों कंबाइन करते हैं तो कुछ ऐसी फिगर जनरेट होकर आती है हमारी। ठीक है, ऊपर और नीचे देख लो सर्कल, और बीच में कैसा पार्ट है, रेक्टेंगल पार्ट है। ठीक है, तो इसमें आर और ये पूरा डी होता है हमारा, एंड दिस इज बेसिकली योर हाइट। ठीक है, तो इसके अंदर क्या क्या मिलता है, रेडियस मिलता है, डायमीटर मिलता है। डायमीटर आपको पता है आर प्लस आर होता है, विच इज डी इक्वल टू 2r। हाइट आपको ये मिल जाती है एच। ठीक है, एच यहाँ पे आपकी हाइट होती है। कर्व सरफेस एरिया की बात करते हैं इसकी। ठीक है, क्योंकि कर्व्ड पार्ट आ गया इसके अंदर, जैसे आप देख सकते हैं ये गोलाई का पार्ट है। ठीक है, दिस इज योर, है ना, एक गोलाई यानी कर्व्ड पार्ट है। तो इसका हम यहाँ से फाइंड आउट करना चालू कर देंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया। तो उसका फॉर्मूला होता है 2πr/h। टोटल सरफेस एरिया आपका बेसिकली होता है टीएस, जैसे हम बोलते हैं 2πr/r+h। एंड वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बेसिकली क्या होता है हमारा, πr² h। ठीक है, तो ये हम यहाँ पे याद कर लेंगे इसको। ठीक है,
नाउ द नेक्स्ट फिगर इज व्हाट, नेक्स्ट फिगर इज अवर कोन। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके सवाल बहुत अच्छे से आ रहे हैं, यहीं से आपके सवाल चल रहे हैं। इसका नाम है कोन। तो व्हाट इज अ कोन? कोन इज बेसिकली अ कॉम्बिनेशन ऑफ वन ट्राइंगल एंड वन सर्कल, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन बेसिकली क्या होती है, कोन क्या होता है, बेसिकली कॉम्बिनेशन होती है एक ट्राइंगल की और एक सर्कल की, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ वन ट्राइंगल एंड वन सर्कल। तो ध्यान से देखिए, मैंने एक ट्राइंगल ड्रॉ कर दिया और एक सर्कल ड्रॉ कर दिया, ठीक है। तो इन दोनों को हम जब मिक्स करते हैं, इन दोनों को कंबाइन करते हैं, इन दोनों को कंबाइन करने से क्या होता है, ऊपर ट्राइंगल बना और देखिए नीचे एक सर्कुलर बेस, ठीक है। तो देखिए ये यहाँ पे ट्राइंगल का कॉन्सेप्ट लग जाएगा, यहाँ पे सर्कल के कॉन्सेप्ट लग जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए क्या रहता है बच्चों के बारे में पढ़ना। तो देख सकते हैं, जैसे हमने बताया था आपको ट्राइंगल के अंदर, जैसे बताया था ना कि बेस से लेके टॉप हाईएस्ट पॉइंट तक की जो पॉइंट डिस्टेंस होता है तो क्या बोलते हैं, हाइट बोलते हैं। एंड जो नीचे सर्कुलर बेस, सर्कुलर के अंदर देख सकते हैं, इस पॉइंट से लेके यहाँ तक की दूरी क्या कहते हैं, इसे आर कहते हैं। और इस पूरी अगर हम बात करें तो ये डायमीटर कहलाएगा, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट इसके अंदर एक चीज होती है बच्चों, ये आप नहीं पढ़ेंगे क्लास 9 के अंदर, इसे बोलते हैं एल, ठीक है। ये एल आप देख सकते हो, थोड़ी सी मतलब इसे आप वैसा बोल सकते हो जो स्लैंट हाइट, इसे हम स्लैंट हाइट बोलते हैं, ठीक है। स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट मतलब आप कह सकते हो जो थोड़ी इंक्लाइंड, जो थोड़ी सी टेढ़ी हाइट होती है, ठीक है। जैसे आप राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर हाइपोटेन्यूज पढ़ते हैं ना बच्चों, ये हाइपोटेन्यूज होता है, तो ये हाइपोटेन्यूज की तरह ही होता है आपका, ठीक है। चलिए, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ और नेक्स्ट पेज पे, नेक्स्ट पेज इसके बारे में और डिटेल में लिखा हुआ है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे। हाँ, ये स्पेयर बच्चों, तो आप देख सकते हैं जैसे यहाँ पे रेडियस है हमारे पास। अच्छा, रेडियस को भी हम क्या नाम है मैं बताना भूल गया आपको, डी बाई टू। जैसे आप देख सकते हैं डी इक्वल टू वॉट, टू बाई आर। तो आर की वैल्यू क्या निकाल सकते हैं यहाँ से, डी बाई टू करके, है ना। तो ये आप जानते हैं छोटे सा चीज। हाइट ऑफ कोन, स्लेंट हाइट आप देख सकते हैं, व्हाट इज स्लेंट हाइट, द डिस्टेंस फ्रॉम द वर्टेक्स टू द फ्रॉम द वर्टेक्स टू द एनी पॉइंट ऑन द एज ऑफ द सर्कुलर बेस, ठीक है। तो बेसिकली जो ट्राइंगल का आपने पढ़ा, जो कोन में आपने पढ़ा, ये जो आपका वर्टेक्स होता है, इस वर्टेक्स से किसी भी एच के पॉइंट तक की जो भी दूरी होती है, दिस इज नोन एज स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट के बारे में एक रिलेशन होता है बच्चों, ये बहुत ज्यादा यूज होगा, इस पर क्वेश्चन भी आता है। एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। दिस इज अ रिलेशन बिटवीन एल एच एंड आर, ठीक है। एल को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, या कहीं 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 जगह ऐसा भी लिखा होता है, अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर आपका, ठीक है। तो इसको याद रखना आप लोग। नेक्स्ट बेसिकली क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन विच इज पाई आर एल। टोटल सरफेस एरिया आपका क्या होता है, पाई आर एल प्लस आर, ठीक है। पाई आर इंटू ये एल प्लस आर होता है। वॉल्यूम ऑफ अ कोन क्या होता है, वन बाई थ्री पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो बच्चों ये आपको फॉर्मुले याद रखने, इनको तो एटलीस्ट कॉपी में आप अच्छे से लिख के रख लीजिए ना, 3D के जितने भी फॉर्मुले आपके पास। सर स्पेयर, व्हाट इज स्पेयर, अ स्पेयर इज अ परफेक्टली राउंड फिगर, ठीक है। एक स्पेयर क्या होता है आपका, परफेक्टली राउंड फिगर होती है, उसे हम स्पेयर बोलते हैं, ठीक है। थ्री डायमेंशनल सॉलिड फिगर वेयर एवरी पॉइंट ऑन द इट्स सरफेस इज एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स पॉइंट, फिक्स सेंट्रल पॉइंट, ठीक है। तो एक स्पेयर बच्चों कैसा होता है, इसको ना आप एक बॉल की तरह समझिए, स्पेयर पूरी कंप्लीट बॉल, कोई सी भी आप बॉल एज्यूम कर सकते हैं, एक छोटी बॉल, बड़ी बॉल, ठीक है, कैसी भी आप बॉल देखेंगे। तो उसके अंदर बच्चों का एक सेंट्रल पॉइंट होता है, उस सेंट्रल पॉइंट से बॉल के अंदर की कहीं की भी जो दूरी होती है वो कैसी होती है, बराबर होती है। ऐसी फिगर को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेयर बोलते हैं आपका, ठीक है। जैसे आप टेनिस बॉल सोचो, आप इनसाइड टेनिस बॉल और आपको मैं एकदम बिल्कुल बीचों बीच बिठा दूं, तो वहां से आपकी कहीं की भी दूरी अब हम बॉल से नापेंगे तो क्या मिलेगी हमें, बिल्कुल इक्वल मिलेगी, ठीक है। दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज स्पेयर। स्पेयर के अंदर बच्चों दो ही चीज चलती है, रेडियस एंड डायमीटर। रेडियस का रिलेशन बता चुका हूँ, डायमीटर का रिलेशन आपको बता चुका हूँ। और ये आप स्पेयर देख सकते हैं, यहाँ पे देखो हम जब भी स्पेयर बनाएंगे तो हम यहाँ पे उसे एक सर्कल की फॉर्म में बनाएंगे, ठीक है। इससे ज्यादा हम कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे 3D मतलब उभरा हुआ एक बॉल की तरह नहीं बना सकते हैं, ठीक है। एग्जामिनेशन में भी आपको आपको ऐसे ही मिल रहा होगा, या फिर वो बोला होगा दिस इज स्पेयर, ठीक है, ऑलमोस्ट। चलिए बढ़ते हैं आगे आपका लास्ट फॉर्मूले की तरफ। यस बच्चों, स्फेयर के फॉर्मूले क्या होते हैं, सबसे पहले आप बोल सकते हैं इसका कर्व सरफेस एरिया, तो विच इज 4 पाई आर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया विच इज ऑल्सो 4 पाई आर स्क्वायर, दिस इज वेरी रेयर केस, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है उसको याद रखना कि स्फेयर के कर्व सरफेस एरिया बोलो, टी से बोलो, वो था सेम थिंग, ठीक है, दोनों में सेम रहेगा। वॉल्यूम ऑफ स्फेयर आपका क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। तो दिस इज अनदर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। नेक्स्ट है हेमिस्फेयर। हेमिस्फीयर बेसिकली क्या होता है, हेमिस्फीयर बेसिकली इट इज अ थ्री डायमेंशनल सॉलिड फिगर दैट इज एग्जैक्टली हाफ ऑफ अ स्फीयर। जैसे हमने बताया 2D के अंदर सर्कल, जैसे हमने 2D में बताया था सर्कल का हाफ क्या होता है, हेमिस सेमी सर्कल, सॉरी। वैसे 3D के अंदर स्फीयर का जस्ट पूरा हाफ, ठीक है, पूरा हाफ क्या होता है,
हेमिस्फीयर है ना। हेमी का मतलब ही क्या होता है, हेमी का मतलब ही होता है टू, ठीक है। हेमी का मतलब ही क्या होता है, 1/2, ठीक है। तो स्पेयर का 1/2 पार्ट। ओके बच्चों। तो अगर आप बात करेंगे इसके अंदर, तो आप क्या देख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे थोड़ा सा आपको बना के दिखाया, जैसे आप देख सकते हैं हेमिस्फीयर, ठीक है। हेमिस्फीयर एक आपका ऐसा होता है, देखो आपको इन दोनों, जैसे आप समझ सकते हैं, दो कटोरी को है ना, ये कटोरी है, ये कटोरी है, इसका टॉप और इसका बॉटम, इन दोनों को अगर मिक्स आउट करूँ तो देखिए एक स्पेयर बनता है, ठीक है। और बाकी जैसे देखो उसको हम बना नहीं सकते, और जैसे आप अपने घर में करके देख सकते हैं, एक कटोरी के ऊपर दूसरी कटोरी रख दो उल्टी करके, तो आप क्या देखोगे, आपको स्पेयर मिल जाएगा। और बाकी एक सिंगल कटोरी आपकी हेमिस्फीयर है। हेमिस्फीयर को मैंने यहाँ पे भी आपको बना के दिखा दिया। एक जस्ट कटोरी जिसके अंदर एक रेडियस होता है, ठीक है, और एक आप कह सकते हैं रेडियस एक डायमीटर होता है, ठीक है। ये हाइट क्या होती है इसके अंदर बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बताता हूँ मैं आपको। क्या, ये रेडियस, दिस इज योर डायमीटर, ठीक है। आपको क्या नाम है, आपको हेमिस्फीयर में क्या याद रखना है बच्चों की, जो हेमिस्फीयर का रेडियस होता है वही बराबर उसकी हाइट भी होता है। सम टाइम कुछ क्वेश्चन के अंदर ट्रिक करने के लिए बोल देगा कि हाइट ऑफ हेमिस्फीयर इज एच, ठीक है, हाइट ऑफ हेमिस्फीयर इज 2 सेंटीमीटर। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना कि हाइट क्यों दी है, तो वो आपको याद रखना, वो ने आर ही दी है, ठीक है। इन शॉर्ट में वो आपको क्या दे रहा है, रेडियस दे रहा है उसका, ठीक है। बस थोड़ा सा ट्रिक करने के लिए वो आपको दे रहा है, तो उसको समझना। तो हाइट ऑफ हेमिस्फीयर जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ, इज इक्वल टू रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है। हाइट ऑफ हेमिस्फीयर कुछ नहीं होता, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर ही होता है। तो इसका सी ए से क्या होगा बच्चों, 2 पाई आर स्क्वायर, टी ए से क्या होता है, 3 पाई आर स्क्वायर, एंड इसका हेमिस्फीयर का वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, 2 पाई आर क्यूब, ठीक है। तो बच्चों चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने लास्ट टॉपिक की तरफ, देन उसके बाद हम फिर बड़े बड़े क्वेश्चन लगाना चालू कर देंगे, ठीक है। यस बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है टॉपिक नंबर 5, कन्वर्जन ऑफ यूनिट, ठीक है। तो कन्वर्जन ऑफ यूनिट के अंदर बच्चों हमें क्या पता होना चाहिए, आपके को ये ना क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपका, ठीक है, क्वेश्चन आंसर में। क्योंकि वो आपसे आपको सेंटीमीटर में सबको दे रखा होगा, लेकिन कहेगा आंसर मुझे मीटर में चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए हमें कन्वर्जन करना आना चाहिए। या फिर वॉल्यूम में तो बहुत ज़्यादा है, वॉल्यूम में आपका आंसर निकल रहा होगा सेंटीमीटर क्यूब में, मीटर क्यूब में, लेकिन वो कह रहा होगा नहीं जी मुझे तो लीटर में बताओ आप, है ना, कि लीटर में उसकी क्या यूनिट होगी, ठीक है। तो स्टैंडर्ड यूनिट रिलेशन तो भाई क्लास सबको ये सब तो पता ही होने चाहिए। 1 मीटर इज अबाउट 100 सेंटीमीटर, 1 किलोमीटर इज 1000 मीटर, 1 kg इज अबाउट 1000 ग्राम, 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml, एंड 1 सेंटीमीटर 10 mm, ठीक है। दिस इज ऑल्सो अनदर इंपॉर्टेंट, ये बच्चों को नहीं पता होता। और यहाँ पे बच्चों इस पे क्वेश्चन आ रखा है, 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। इसको मैं आपको दिखाऊंगा, एक क्वेश्चन है जिसमें सेंटीमीटर क्यूब में आंसर आ रहा होगा, बट वो कह रहा होगा मुझे इसका आंसर लीटर में बताओ। तो बच्चों देखिए कन्वर्जन के लिए ज़्यादातर जो यूज़ होता है मैंने वो करके दिखा दिया है, बाकी सारी करूँगा तो मतलब बहुत लेक्चर जो है बहुत लंबा हो जाएगा। तो बस मैंने आपको एक करके दिखाई कन्वर्जन कैसे होती है, बस आप ये जान लो, याद कुछ नहीं करना, रटना कुछ नहीं है, बस आपको क्या होना चाहिए, ये रिलेशन पता होना चाहिए। अगर आपको ये सिंगल रिलेशन भी याद है ना बच्चों, आप इसे सारे रिलेशन ड्राइव कर सकते हो, ठीक है। कैसे, जैसे मैं आपको करके दिखाता हूँ, मीटर टू सेंटीमीटर में सारे का क्या करूंगा, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट आउट करूंगा। कैसे, देखिए बच्चों 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होती है, तो मैं पता है चीज, सिंपल सी बात। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं 1 मीटर स्क्वायर में कितने सेंटीमीटर स्क्वायर होंगे, तो कुछ क्या करेंगे आप लोग, जस्ट कुछ नहीं करेंगे, 1 मीटर स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ 1 मीटर इंटू 1 मीटर। तो सेंटीमीटर स्क्वायर को क्या लिख दूँ, 1 मीटर में कितने होते हैं 100 सेंटीमीटर, अगले मीटर में भी कितने होंगे 100 सेंटीमीटर, समझ में आया। 1 मीटर को 1 मीटर से करा क्या बन गया 1 मीटर स्क्वायर। 100 को 100 से करेंगे क्या मिल जाएगा 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10⁴, ठीक है। अब बच्चों याद नहीं करना आपको, ठीक है, इसे याद नहीं करना बिल्कुल, बस आपको सिर्फ समझना है कि हम कैसे निकाल सकते हैं ना, कि मीटर स्क्वायर से कैसे सेंटीमीटर स्क्वायर ड्राइव हो सकता है, ठीक है। या फिर जैसे आप नेक्स्ट देखने वाले हैं क्या, कि आप कैसे मीटर क्यूब से, ठीक है, आप कैसे मीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब फाइंड आउट करेंगे। तो कैसे करेंगे बच्चों, 1 मीटर क्यूब है तो यानी क्या लिख देंगे 1 मीटर इंटू 1 मीटर विच इज 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर। ये तो बन गया मीटर क्यूब, और यहाँ कितना बन जाएगा 10⁻6 सेंटीमीटर क्यूब, दिस इज अबाउट, ये आपका 10 लाख आप इसे बोल सकते हो। तो ये आपको तो ये पता होना चाहिए बस, 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 10⁻6 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब मान लो चलो आपसे कह रहा है कि मीटर टू सेंटीमीटर मत करो, इसका उल्टा करो, ठीक है। तो याद रखना इसका उल्टा कैसे होगा, आपसे कह रहा है सेंटीमीटर टू मीटर कन्वर्जन आपको करनी है, तो कैसे करोगे, आपको पहला रिलेशन याद होना चाहिए, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो मैं क्या इसको ऐसे लिख सकता हूँ बच्चों, 1 मीटर इक्वल टू 100 इंटू 1 सेंटीमीटर, यही सेम बात है। ये 100 यहाँ मल्टीप्लाई में, यहाँ जाके डिवाइड में, तो देखो आपका पहला रिलेशन निकल गया। आपने 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं आपने ये फाइंड आउट कर लिया है यहाँ पे, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे आपने फाइंड आउट कर लिया चीज को। वैसे ही सेम 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में, ठीक है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितने मीटर स्क्वायर होते हैं आपके, ये पता करना है। तो जो सिंपली वही 1 सेंटीमीटर टू 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर होता है 1/100, 1/100, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी 1/10⁴, ठीक है।
बट याद रखना लिखा कैसे जाएगा, 1/10⁴ मीटर स्क्वायर, और यहाँ से लिख सकते हैं 10⁻⁻4 आप, ठीक है। लास्ट से 1 सेंटीमीटर क्यूब को आप कैसे लिख सकते हैं, 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर टू 1 सेंटीमीटर, तो बचा 1/100 1/100 1/100, 1 सेंटीमीटर क्यूब बन के आया 1/10⁶ है ना। तो ये आप देख सकते हैं फाइनली आपका ऐसे कन्वर्जन आती है। तो बच्चों कन्वर्जन रटना मत, कन्वर्जन समझ लो, कन्वर्जन समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे हमने ऑल टॉपिक कवर अप कर लिए चैप्टर के। अब आप नाउ यू आर एबल टू डू क्वेश्चन आंसर, ठीक है। अब हम करेंगे आपके साथ क्वेश्चन आंसर। चलिए पढ़ते हैं हम सबसे पहले क्वेश्चन आंसर्स की तरफ, देन उसके बाद हम चलेंगे आपके PYQs पे। चलिए यस प्यारे बच्चों, तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो ये बच्चों आपके एनसीईआरटी क्वेश्चन भी है, ठीक है, और ये आपका एग्जाम क्वेश्चन भी है। एग्जाम में भी यही सेम डिट्टो सवाल आपका आया हुआ है, ठीक है। एग्जामिनेशन में सेम सवाल आपका ये पूछा हुआ है, ठीक है। ये 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन था ये, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों इस क्वेश्चन को, तो आपसे क्या बोला है इस क्वेश्चन में, कह रहा है कि जोकर कैप है, ठीक है। एक जोकर कैप इज इन द फॉर्म ऑफ राइट सर्कुलर कोन और बेस रेडियस 7 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ 24 सेंटीमीटर, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड टू मेक सच 5 कैप्स, ठीक है। 5 सच कैप मतलब क्या है, एक जोकर कैप है। जोकर कैप आप क्लास आपने देखी हुई है कैसे, जोकर क्लास कैसी जोकर कैप कैसी होती है, आपके कोन में होती है, ठीक है। वो किस फॉर्म में, आपकी राइट सर्कुलर कोन, ठीक है। अब राइट सर्कुलर कोन क्या होता है, आप इसको ये मानिए, देखिए जैसे कोन होता है, ठीक है। राइट का मतलब बेसिकली बच्चों क्या होता है, 90 डिग्री, है ना। यहाँ पे मैंने बताया था ये हाइट जो होती है परपेंडिकुलर होती है। राइट सर्कुलर आप देख सकते हैं इसका बेस होता है, और ये क्या बनता है पूरा कोन, तो इसके लिए हम इसको क्या बोलते हैं, राइट सर्कुलर कोन। आप इसे नॉर्मली कोन भी बोल देंगे तो इट्स ओके वैलिड, ठीक है। तो राइट सर्कुलर कोन का बेस रेडियस कितना होता है, 7 सेंटीमीटर, हाइट इसकी कितनी होती है, 24 सेंटीमीटर। तो आपको क्या करना है, एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड टू मेक 5 सच कैप, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको फाइंड आउट करना है ऐसी 5 कैप बनाने के लिए कितना शीट आपको रिक्वायर्ड होगी। तो सिंपल सी बात है, अगर सिंपल सा आप लॉजिक फाइंड आउट करें, अगर मैं एक कैप के लिए एरिया फाइंड आउट कर लूँ और उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे पता लग जाएगा सिंपली, ठीक है। तो कैसे करेंगे, तो आपको क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, और बच्चों देखिए इस चैप्टर के अंदर फिगर बनाना और एक गिवन लिखना है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है। ये आपका इसका एकदम आप कह लीजिए स्टार पॉइंट है। अगर आपका जैसे क्वेश्चन नीचे गलत भी होता थोड़ा सा, लेकिन आपने गिवन और फिगर बना रखी है तो उसके बिहाफ पे आप बच सकते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो रेडियस ऑफ अ कोन 7 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ अ कोन 24 सेंटीमीटर, टोटल नंबर ऑफ कैप कितनी है आपके पास, 5, ठीक है। इन तीन इन्फॉर्मेशन का क्वेश्चन को स्टार्ट करता हूँ मैं। तो सबसे पहले क्या मिला हुआ है मुझे, एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड टू मेक 5 सच कैप, ठीक है। तो मुझे एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड है किसके लिए, टू मेक 5 कैप्स। हमें क्या करना है, एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड करना है टू मेक 5 कैप। कैसे निकालेंगे, तो सिंपल सी बात है, हमें सिंपल से क्या करना है, हमें कर्व्ड पार्ट की बात करनी है, ठीक है। आपको पता है टोपी नीचे से खुली होती है, आपको ऐसे लॉजिक लगाने होंगे क्लास, ठीक है। क्या टोपी आपको पता है नीचे से खुली, तो हमें क्या बनाना पड़ेगा, टोपी का सिर्फ कर्व्ड पार्ट बनाना पड़ेगा, ठीक है। क्या बनाना पड़ेगा, कर्व्ड पार्ट। कर्व्ड पार्ट कैसे बनाएंगे, कट सरफेस एरिया का कोण क्या होता है, याद होना चाहिए आपको, दैट इज पाई आर एल। अब ध्यान से देखिए, आपके पास पाई आपको पता है कांस्टेंट वैल्यू, आर आपको गिवन है, लेकिन एल यहाँ पे मिसिंग है, तो एल कैसे निकालेंगे, तो बाय यूजिंग रिलेशन एल एच एंड आर, ठीक है। एल एच आर का क्या रिलेशन था, एल इक्वल टू क्या था आपका, अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। याद है बच्चों आपको ये, एच की वैल्यू क्या गिवन थी मुझे 24, रेडियस कितनी गिवन है 7, एच का 24 का स्क्वायर हो गया 576, एच का 7 का स्क्वायर हो गया आपका 49। तो दोनों को ऐड करेंगे 625, 625 5 का 25 का स्क्वायर होता है आपका, तो आपकी एल की वैल्यू आ जाएगी डायरेक्ट 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये समझ में आ गया बच्चों। नेक्स्ट, सी एस एफ का कोण निकालना, क्या बहुत बड़ी बात है, सी एस एफ कोण निकल जाएगा, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7, एल की वैल्यू 25, 7 से 7 कैंसिल, 22 को आप इंटू 25 कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, एरिया ऑफ अ शीट रिक्वायर्ड टू मेक 1 कैप विच इज 550। आप सिंपल सी बात है 550 का मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आपको क्या मिल जाएगा, आपका एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड टू मेक 5 सच कैप, ठीक है। चलिए उसको देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट नेक्स्ट पेज पे, ठीक है। अच्छा उससे पहले बच्चों प्लीज आगे आगे के जो क्वेश्चन आप करेंगे, सबसे पहले ये जैसे आपने क्वेश्चन देखा, वीडियो पॉज करके क्वेश्चन सॉल्व करिए अपने आप से, प्लीज ट्राई टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। आपके एग्जामिनेशन टाइम में ऑनेस्ट बनिए, क्वेश्चन अपना सॉल्व करिए, जस्ट ये नहीं कि वीडियो देख ले सोल्यूशन देख ले बैठे बैठे, कुछ नहीं होने वाला जब तक आप पेन पेपर उठा के अपने आप से सॉल्व नहीं करेंगे, अपना दिमाग नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो सॉल्व करिए। इस बच्चों, जैसे मैंने आपसे कहा था कि आप टोटल एरिया ऑफ रिक्वायर्ड टू मेक 5 कैप कैसे निकाल सकते हैं। तो बच्चों ये देखो, ये ना यार लॉजिक सा एक सिंपल सा आपको समझ में आना चाहिए इसको, ठीक है। इसको समझना कि एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड टू 1 मेक कैप 1 कैप, ठीक है। और सिंपल से पता है आपको कितने कैप का निकालना, टोटल नंबर ऑफ कैप टू मेक, ठीक है। कितनी कैप बनानी थी मुझे, 5 बनानी थी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं 550 इंटू आपका क्या हो गया 5 विच इज 2750, ठीक है, जो इसका करेक्ट आंसर है आपका, ठीक है। तो बच्चों ये कुछ कुछ ऐसा है यार आपका कि भाई
आपको 5 टॉफ़ी चाहिए। 5 टॉफ़ी के लिए एक टॉफ़ी की कीमत आपको पता है जी 2 रुपये है, ठीक है? तो 5 टॉफ़ी के लिए आपको कितने रुपए देने पड़ेंगे, 2 5 जा 10 बेसिकली, ठीक है? तो जैसे यहाँ पे ये 10 रुपीज़ देने पड़ेंगे, ठीक है? किसके लिए, 5 टॉफ़ी के लिए। ये सिंपल सा है, ठीक है? चलिए बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्लीज़ वीडियो पॉज़ करके पहले क्वेश्चन देखिए, सॉल्व करिए अपने आप से, देन इस वीडियो में उसका सॉल्यूशन देखिए, ठीक है? इस बच्चों वीडियो पॉज़ कर ली, सॉल्व कर लिया, 1 2 3 चलिए कर लिया होगा। चलिए अब हम सॉल्व करते हैं। द रेडियस ऑफ अ स्फेरिकल बलून, जो एक रेडियस है किसका, स्फेरिकल बलून का, इंक्रीज कर रहा है फ्रॉम 7 सेंटीमीटर टू 14 सेंटीमीटर as air is being pumped into it, ठीक है? फाइंड द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ द बलून इन दी टू केसेस, ठीक है? तो बच्चों आप सभी ने सिंपली देखा होगा बलून वाला, कभी आपने गली में आपके आसपास पार्टी के बाहर देखा होगा बलून फुलाता है, ठीक है? तो आपने देखा होगा पहले बलून बहुत छोटा होता है, फिर बढ़ता है, फिर बढ़ता है, फिर बढ़ता है, फिर और बढ़ता है, फिर और बढ़ता है, और फिर बढ़ता ही चले जाता है ना। तो आपने ऐसे देखा होगा। तो बेसिकली वो क्या कर रहा है, आपको दो केसेस में इसको निकालना है, जब उसका रेडियस 7 सेंटीमीटर होगा और जब उसका रेडियस 14 सेंटीमीटर होगा। अब इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे आपको देखना बलून, और आपसे बोला बलून तो बलून सुनते ही आपके दिमाग में कान में जाना चाहिए कि इट इज स्पेयर, ठीक है? बलून कैसी होती है, स्पेयर शेप होती है। सबसे पहले तो शेप फाइंड आउट करनी है, देन उसके बाद आप आगे काम करेंगे। तो आपको क्या मिला हुआ है, तो रेडियस ऑफ अ स्मॉल स्पेयर हम क्या करेंगे, R1, R1 कितना आपका 7 सेंटीमीटर है। रेडियस ऑफ अ लार्ज स्पेयर विच इज R2, इसको हमने क्या बोलती है 14 सेंटीमीटर, जैसे अभी आप फिगर्स में देख सकते हैं, ये R1 और जैसे जो R2 बेसिकली, ठीक है? हमें क्या फाइंड आउट करना है, रेशियो। तो याद रखना ऑलवेज रेशियो इज, बट रेशियो आपका बेसिकली क्या होता है, बटे के फॉर्म में होती है ना, ए अपॉन बी समथिंग कुछ वो होगा, याद रखना। और ऑलवेज रिमेंबर वो किसके रिस्पेक्ट में मांग रहा है, वो बी, वो ए अपॉन बी मांग रहा है या बी, ए अपॉन बी मांग रहा है या बी अपॉन ए मांग रहा है, ठीक है? जैसे हमारे में क्या कहा है उसने, 7 सेंटीमीटर टू 14 सेंटीमीटर, मतलब 7 सेंटीमीटर का ऊपर और 14 सेंटीमीटर का नीचे, यानी आप बोल सकते हैं छोटा वाला सर्कल बलून ऊपर और बड़ा वाला नीचे, ठीक है? तो बच्चों आप कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, रेशियो ऑफ सरफेस एरिया बलून, तो सिंपली सरफेस एरिया ऑफ स्मॉल स्पेस, सरफेस एरिया ऑफ लार्ज स्पेस, S1 अपॉन S2। तो देख सकते हैं 4 पाई R1 का स्क्वायर, 4 पाई R2 का स्क्वायर। देखिए बच्चों रेशियोज में क्या होता है, बहुत बड़ी चीज़ की, ये आपको सॉल्व ही नहीं करना, इन्हें कभी ना सेपरेटली सॉल्व मत करना, सेपरेटली सॉल्व करने में टाइम ज़्यादा लगेगा। जैसे मैंने रेशियोज में डायरेक्ट लिख दिया, तो पाई से पाई कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, R1 R2 यानी R1 की वैल्यू क्या है 7, R2 की वैल्यू क्या है 14, 7 का स्क्वायर 14 का स्क्वायर, देखो 7 7 इंटू 7 14 इंटू 14, तो 7 वन जा 14 दो पे गया, 7 वन जा 14 दो पे गया, है ना? तो 1 1 इंटू 1 1 हो गया, 2 इंटू 2 4। तो आप ऐसा लिख सकते हैं इसको, S1 अपॉन S2 बेसिकली व्हाट 1/4, या आप इसको ऐसे भी रेशियोज में लिख सकते हैं कि सरफेस एरिया ऑफ 1 सरफेस एरिया ऑफ 2 इक्वल टू 1/4 सिंपली, ठीक है? तो बच्चों समझ में आया आपको? तो दिस इज सिंपल एंड इजी क्वेश्चन आपके लिए, एकदम मजा आ गया क्वेश्चन देख के, ठीक है? अगर कुछ समझ में ना आ रहा हो तो प्लीज कमेंट करिए, चुपचाप मत बैठिए, ठीक है? कमेंट करिए जहाँ पे भी आपका पार्ट समझ में नहीं आ रहा, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हो तो प्लीज कमेंट आउट, ओके? चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आपके। जिस बच्चों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आपके। तो यस, द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रॉक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ एंड फाइंड द रेशियो ऑफ द देयर सरफेस एरिया। तो देखिए बच्चों रेशियोज, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया, तो ऐसे ही सवाल बहुत आ रहे हैं। सरफेस यहाँ पे जैसे सरफेस एरिया लिखा है, हो सकता है आपके क्वेश्चन में वॉल्यूम आ जाए, ठीक है? तो डरना या घबराना नहीं है, बिल्कुल जैसे फॉर्मेट में आपको क्वेश्चन आंसर करा रहे हैं, बिल्कुल जिस सेम फॉर्मेट में आपको उसका करना है, ठीक है? तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके क्वेश्चन ऐसे बहुत आ रहे हैं, ठीक है? चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो आप क्या देखेंगे इसके अंदर, तो सिंपल सी बात है, आपको क्या मिला हुआ है, सरफेस क्या बोला हुआ है, डायमीटर ऑफ मून मिला है, जो क्या अप्रॉक्सीमेटली 1/4 ऑफ डायमीटर ऑफ द अर्थ। वो तो देखो बच्चों, आपको एक लाइन देगा, लेकिन उस एक लाइन से आपको क्या क्या फाइंड आउट करना है, ये आपका मेन काम है, ठीक है? उस एक लाइन से आपको क्या क्या फाइंड आउट कर लेना है। तो जैसे मैंने एक मून ड्रॉ कर लिया है यहाँ पे, ठीक है? ये आपका एक अर्थ है, तो ऑब्वियस सी बात है मून छोटा होता है और अर्थ कैसी होती है, बड़ी होती है। मैंने क्या करा, हमें मून और अर्थ बेसिकली क्या क्या होती है आपकी, स्पेयर। तो मैंने क्या कहा, जो भी रेडियस ऑफ मून है, रेडियस ऑफ मून को मैंने क्या लिखा, RM लिखा। RM क्यों लिखा बच्चों, अब इन R1 या R2 से भी सॉल्व कर सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत है। ये RM लिखने का मतलब है कि रेडियस ऑफ मून थोड़ा क्लियर होता है कि रेडियस ऑफ मून की बात कर रहा हूँ मैं। डायमीटर ऑफ मून, तो सिंपल सी बात है, इसको मैं DM लिख दूंगा, ठीक है? तो DM लिख दूंगा। तो DM से क्या क्लियर होता है मुझे कि ये डायमीटर ऑफ क्या है, मून है। तो DM इज व्हाट, इस क्या नाम है, ट्वाइस ऑफ RM, ठीक है? डायमीटर ऑफ मून ट्वाइस ऑफ RM होता है, या आप लिख सकते हैं RM इज क्या नाम है, हाफ ऑफ DM, ठीक है? ये DM का हाफ, समझ में आता है? ये रेडियस और डायमीटर का रिलेशन हम देखते हुए आ रहे हैं। सेम एज इट इज, दिस इज फॉर व्हाट, दिस इज फॉर अर्थ की रेडियस ऑफ अर्थ इज RE, रेडियस ऑफ अर्थ इज, डायमीटर ऑफ अर्थ इज क्या नाम है, DE।
तो डी ई आप बोल सकते हैं ट्वाइस ऑफ आर ई, ठीक है। डी बेसिकली क्या होता है ट्वाइस ऑफ आर ई, या आप लिख सकते हैं आर ई को डी बाय टू। तो बच्चों ये तो गिवन नहीं था, ये तो मैंने इसको अपने आप से लिखा। अगर आप ऐसे भी एग्जामिनेशन क्वेश्चन लिख रहे हैं तो ये मान के चलना एक नंबर तो आपको इसी का कंफर्म्ड हो जाता है विद फिगर, ठीक है। अगर आप फिगर बना के आप लिख रहे हैं आर ई है डी एम है, अगर आप ये लिख रहे हैं चीजें तो आपका एक मार्क्स तो गिवन गिवन के ही मिल जाता है। तो काइंडली गिवन को बहुत डिटेल में स्पेशली लिखिए, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्या मिला था कि जो डायमीटर ऑफ द मून है वो क्या है, 1/4 है डायमीटर ऑफ द अर्थ, ठीक है। वो 1/4 क्या है डायमीटर ऑफ अर्थ के। तो आप लिख सकते हो डी एम इज 1/4 ऑफ डी ई। समझ में आया ये? तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, आप पूछ सकते हो कि 4, यहाँ आप इसे मल्टीप्लाई में भेज सकते हो। तो आप लिख सकते हो डायमीटर ऑफ द जो अर्थ है वो क्या है 4 टाइम्स ऑफ डायमीटर ऑफ मून। अगर मून का डायमीटर जो है मान लो 1 सेंटीमीटर है, तो डायमीटर ऑफ अर्थ क्या हो जाएगा, सिंपली 4 सेंटीमीटर, है ना। तो इनको आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिल जाएगा 4 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। समझ में आया आपको ये? नाउ तो सर आपको आपसे क्या बोला गया, उसने रेशियो निकाली सरफेस एरिया ऑफ द मून टू अर्थ। ध्यान से उन्होंने पहले मून बोला है तो फिर अर्थ बोला है, ठीक है। तो मून का अर्थ पे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, सरफेस एरिया मून, तो देख सकते सरफेस एरिया निकालना है मून टू अर्थ। तो आपको पता है दोनों स्पेयर है, स्पेयर का फॉर्मूला क्या होता है 4 पाई r²। 4 पाई r², देखिए यहाँ पे अपने पास क्या कर रखा है आर एम और यहाँ आर ई कर रखा है, रेडियस ऑफ मून और रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है। तो रेडियस ऑफ मून आपको पता है क्या होता है भैया dm/2, डी और डी क्या होता है आर ई क्या होता है de/2। मैंने डी की फॉर्म में क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि मुझे रिलेशन पता है डायमीटर के फॉर्म में, ठीक है। तो मैं इनकी जगह क्या करूंगा डायमीटर रखूंगा। समझ में आ रहा है बच्चों यहाँ तक, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ, तब उसको और समझेंगे, ठीक है। यहाँ तक तो बस एक बेसिक पार्ट हो गया था इसका। नाउ द मेन क्वेश्चन। इस बच्चों जैसे आपको मैं बताया कि आर एम की वैल्यू क्या होती है dm/2, आर ई की वैल्यू क्या होती है de/2। तो मैंने देखो आर ई की वैल्यू आर एम की वैल्यू रख दी और नीचे डी आर ई की वैल्यू रख दी, तो dm/2 de/2। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ भैया। अब देखो इस बच्चों पूरे पे स्क्वायर है, ठीक है। इस पूरे पे भी क्या है स्क्वायर है, क्यों क्या था वो आर एम का स्क्वायर, याद है ना। नीचे क्या था आर ई का स्क्वायर, है ना। सो स्क्वायर ओपन होगा तो डी ये क्या बन जाएगा डी एम का स्क्वायर बाय 4, 2 का स्क्वायर होगा 4, और सेम एंटिटी डी का स्क्वायर करेंगे डी स्क्वायर बाय डी स्क्वायर ई अपॉन में 4। तो आपको पता होगा 4 से 4, ये मैंने कई बार सिखाया हुआ है क्लास में, ए अपॉन बी अपॉन सी अपॉन डी, ठीक है। तो ये ए अपॉन बी इंटू क्या हो जाता है डी अपॉन सी, ठीक है। तो यहाँ पे 4 से 4 कैंसिल, ठीक है। हम्म ये बच्चों जैसे मैंने आपको बताया तो देख सकते हैं 4 से 4 कैंसिल, ठीक है। इसको आप ऐसे करके भी चेकआउट कर सकते हैं। तो नीचे क्या बचा डी स्क्वायर एम अपॉन में आपको क्या बचेगा अच्छा, तो इसको आप देखेंगे डी स्क्वायर एम अपॉन में डी स्क्वायर ई बचा, ठीक है। तो डी स्क्वायर एम के बारे में तो कुछ नहीं, इसको एडिटिव रखेंगे। अगर आपको याद हो डी ई की वैल्यू, डायमीटर ऑफ अर्थ क्या था आपका 4 टाइम्स ऑफ डायमीटर ऑफ मून, जिससे मैंने आपको निकाल के दिखाया था रिलेशन में, है ना। तो नीचे आपने वो रख दिया तो 4 का स्क्वायर 16, और डीएम का क्या हो जाएगा डीएम का स्क्वायर। तो देखो ऊपर भी डीएम स्क्वायर नीचे भी डीएम स्क्वायर, तो इससे इससे कैंसिल। तो क्या बचा 1/16। तो 1/16 आपका देख सकते हो, तो आप ऐसे लिख सकते हो सरफेस एरिया ऑफ मून इक्वल टू 1/16, ठीक है। क्या मिल जाएगा आपको 1/16, ठीक है बच्चों। समझ में आया? एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू एग्जामिनेशन क्वेश्चन है, तो भैया इसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। चलिए बढ़ते बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यस बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखते हैं अब आपका। क्वेश्चन नंबर 4 इज व्हाट अ कॉनिकल पिट, ठीक है, और द टॉप डायमीटर इज 3.5 मीटर एंड इज डीप इज 12 मीटर डीप। व्हाट इज द कैपेसिटी इन किलोलीटर। देखो बच्चों मैंने आपको बताया ना, समटाइम आपसे सवाल कर देगा उल्टे पुल्टे, उन्होंने बोला किलोलीटर में आपको इसकी कैपेसिटी बतानी है। तो वर्ड कैपेसिटी से आपको क्लियर हो गया होगा, वो आपसे वॉल्यूम पूछ रहा है, ठीक है। किलोलीटर में कैसे निकालते हैं, चलिए चेकआउट करते हैं। तो कॉनिकल पिट तो मतलब कॉनिकल फॉर्म में आपका बेसिकली क्या बच्चों एक गड्ढा है, ठीक है। कॉनिकल फॉर्म में क्या आपका एक गड्ढा है, तो गड्ढे की सिंपल सी बात है डीप, तो बेसिकली वो क्या होगा आपकी हाइट एंड रेडियस। अच्छा उसमें डायमीटर दिया हुआ है, ठीक है, तो आप रेडियस उससे निकाल सकते हो ना, डायमीटर जैसे जो रेडियस हाफ कर देंगे तो हाइट ऑफ कोन आपको 12 मीटर, ठीक है, क्योंकि उन्हें डीप बोला हुआ है, तो ये बेसिकली आपकी क्या हो गई हाइट। डायमीटर ऑफ कोन है 3.5, तो रेडियस ऑफ कोन क्या जाएगा d/2 कर देंगे तो 3.5 का 2। अच्छा बच्चों एक चीज याद रखना, जब भी ना आपको ऐसे मतलब अगर जैसे 2 से डिविजिबल है तो ठीक है, जैसे 4 लिखा था 4/2 कर दिया 2 आ गया ओके कर दो। लेकिन ये 3.5 लिखा डिवाइडेड बाय 2, तो इसे कभी डिवाइड मत करो, तो ऐसे एज इट इज छोड़ दो इसको, डायरेक्ट क्वेश्चन में ऐसे उठा के रख देना। क्यों 3.5 को बच्चों फिर 2 से डिवाइड करोगे तो इट्स मेक क्या नाम है डिफिकल्ट फॉर यू, ठीक है, कि 0.175 कुछ आप करोगे तो 0.1 हाँ
35 का हाफ कुछ ऐसे ही जाएगा आपका 17.5 समथिंग, ठीक है। तो 1.75 कर दोगे, तो आप ऐसा मत करिए, ठीक है। आप इसे 3.5/2 ही छोड़ के चल दो। आपको कैपेसिटी निकालनी है, कैपेसिटी और बेसिकली इट इज द वॉल्यूम, ठीक है। तो वॉल्यूम आप निकाल देंगे किसके अंदर, किलोलीटर्स के अंदर। कैसे निकालेंगे बताता हूँ मैं आपको। तो सबसे सबसे पहले तो जनरली आप वॉल्यूम निकाल लो। वॉल्यूम इज व्हाट, 1/3 पाई r स्क्वायर एच। ये कोन के लिए मैंने आपको बताया था, 1/3 पाई r स्क्वायर एच, ठीक है। तो हम सॉल्व करेंगे बच्चों, 3/5/2 को लिख दिया 2 टाइम्स, और ये आर 12 × 12, ठीक है। अब बच्चों ये आपके ऊपर है कैलकुलेशन, आप कैलकुलेशन इसकी कैसे करते हो और आप इससे कैसे कर पाते हो, ठीक है। तो जैसे 3.5 के नीचे 2 लगा है, 3.5 के नीचे यहाँ पे 2 लगा हुआ है, 7 की टेबल में 3.5 कट जाएगा 0.5 पे, 3 एकम 3, 3 की टेबल में के 12 गया 4 पे, ठीक है। अब आप देख सकते हो 2 की टेबल में 4 कितने पैदा 2 पे, ये 2 कैंसिल, 2 की टेबल में 2, 2 पे कैंसिल, तो क्या बचा 22 इंटू 0.5 इंटू 3.5। दो जितना बच्चों आप काट सकते हैं आप काट लीजिए। अच्छा एक चीज़ और इंपॉर्टेंट बताता हूँ, जब ना नीचे डेसिमल में नीचे डिनोमिनेटर में 10 दिखाई देना, तो इनको डिवाइड मत करा करो। क्यों? क्योंकि इनको डेसिमल लगाने में हम लोग बहुत इजीली यूज कर सकते हैं ना, इसकी लॉन्ग कैलकुलेशन करोगे। जैसे अभी चाहूँ मैं यहाँ पे 11 कर दूँ, नीचे 5 कर दूँ, फिर बच्चों मुझे डिवाइड करना पड़ेगा 5 से, है ना। तो उससे अच्छा कि आप यहाँ पे डेसिमल छोड़ दो 10 के, ये अच्छे रहता है। 22 को 0.5 और 3.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 को 0.5 से करें तो आपको क्या आ गया 110। 35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा 3850 अपॉन में 100। 100 से इसको देखो, मैंने कहा ना कि 100 से डिवाइड करेंगे, तो 100 से डिवाइड करना बहुत ईजी, 0 से 0 कैंसिल, 10 कहाँ लगाओगे यहाँ डेसिमल की जगह, है ना, एक यूनिट पीछे। तो बच्चों याद रखना, जब हम ए डिवाइड बी करते हैं, नीचे कुछ 100 की टर्म होती है, मतलब नीचे 10 का कोई मल्टीपल है, तो डेसिमल पीछे जाता है, मतलब पीछे से जाता है आगे। और जब हम मल्टीप्लाई करते हैं इंटू बी, ठीक है, लेट सपोज मैं जीरो मतलब 3 मल्टीप्लाई लिख रहा हूँ, 0 पॉइंट नहीं तो एक डेसिमल और चाहिए होगा 10, है ना। तो मैं ऐसा कुछ लिख रहा हूँ 4, ठीक है। तो बच्चों ये डेसिमल यहाँ से आगे चले जाएगा आपका, ठीक है। तो डिवाइड में डेसिमल पीछे की तरफ आता है और मल्टीप्लाई में डेसिमल आगे की तरफ जाता है, इसको याद रखना। तो इसका रिजल्ट आ जाएगा आपका 38.5, ठीक है, क्या 38.5 मीटर क्यूब। अब देखिए यहाँ पे क्या है मीटर क्यूब, बट मेरे से आंसर किसमें मांग रहा है, वो किलो लीटर केएल में मांग रहा है। तो केएल में आंसर उसको कैसे मिलेगा, तो केएल में आंसर मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो पहले अब यहाँ तक का देखिए, अपने आप सॉल्व करिए। प्लीज डू नॉट सीधा कैलकुलेशन कॉपी मत करना कभी भी किसी की। कैलकुलेशन इज इट्स ऑन योर, ठीक है। कैलकुलेशन सारी आपकी अपनी होनी चाहिए, खुद की होनी चाहिए। डू नॉट यूज कैलकुलेटर, ठीक है। कैलकुलेटर वगैरह कुछ भी यूज नहीं करना आपको इसमें। जिस बच्चों, तो हाउ वी कन्वर्ट मीटर क्यूब टू किलो लीटर, ठीक है। तो इसके लिए बच्चों मैंने आपको देखो एक रिलेशन बताया था क्या, कि 1 लीटर जो होता है इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। सिंपली मैंने बता दीजिए, तो आप 1000 इंटू 1 सेंटीमीटर क्यूब लिख दोगे। अब देखो मैं सेंटीमीटर क्यूब को क्या करूंगा, मीटर क्यूब में कन्वर्ट करूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे जो मैंने निकाल रखा है वो मीटर क्यूब में निकाल लगा है वॉल्यूम, है ना, याद होगा आपको अभी निकाला था जो हमने। तो 1 सेंटीमीटर बच्चों क्या होता है, ध्यान से देखिए, 1 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखो यहाँ तो मैं इसको बच्चों डायरेक्टली यूज कर रहा हूँ, बट अगर आपको याद ना हो तो मैंने आपको एक कन्वर्जन करना सिखाया हुआ है, ठीक है। तो नीचे कितने आते थे 6 जीरो, है ना, 10 लाख जो आता था, तो 3 जीरो से ये 3 जीरो कैंसिल, तो 1/1000 मीटर क्यूब। 1000 को यहाँ से डिवाइड से यहाँ मल्टीप्लाई भेज दूंगा, तो 1 लीटर इंटू 1000, और ये क्या बन गया मेरा मीटर क्यूब, ठीक है। मुझे मीटर क्यूब की वैल्यू निकालनी है, तो 1000 लीटर इक्वल टू 1 मीटर क्यूब। अब आपको पता है बच्चों, देखो क्या जो 1000 होता है, ठीक है बच्चों, क्या जो 1000 होता है, जैसे आपने देखा होगा यूट्यूब पे, जैसे 1K सब्सक्राइबर हम बोलते हैं, तो 1K सब्सक्राइबर का क्या मतलब होता है 1000, है ना। 1K सब्सक्राइबर का क्या मतलब होता है 1000। तो 1 किलो लीटर इज इक्वल टू 1 मीटर क्यूब। तो यानी क्या होगा, जो वॉल्यूम ऑफ द कोन होगा 38.5 मीटर क्यूब, तो मीटर क्यूब की जगह मैं क्या लिख दूंगा 1 लीटर, ठीक है। 1 लीटर 1 किलो लीटर लिख दूंगा, तो ये वही सेम आंसर आएगा। तो याद रखना, ये बस क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए, तो आंसर में कोई चेंज नहीं आया, ठीक है। आंसर तो वही का वही है, बस अगर जैसे स्टेप नहीं करते, ठीक है, ये तो दो बच्चों आपको करना ही नहीं है, तो बस मैंने आपको एक्सप्रेस करा है, आप तो डायरेक्ट ये कर दो बहुत है। अगर जैसे आप 1 किलो लीटर नहीं लिखते तो बच्चों बस आपका 1 मार्क्स छटता है, बाकी अगर 3 नंबर का सवाल होता तो 2 नंबर आपके पक्के होते, अगर आपने से पूरा कंप्लीट करा हुआ होता तो, ठीक है। समझ में आया? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्लीज क्वेश्चन एक बार देख लीजिए, एंड देन वीडियो पॉज करने के बाद अपनी कोशिश करिए, सॉल्व करिए। यस बच्चों, तो आई सो वीडियो आपने पोस्ट कर ली होगी, क्वेश्चन सॉल्व करिए अपने पास, क्वेश्चन बहुत इजी है ये, ठीक है। तो बच्चों दिस इज ऑल्सो एग्जामिनेशन क्वेश्चन, ठीक है, एग्जाम में आया हुआ है, इसलिए दैट्स व्हाई मैंने इसको पीवाईक्यूज में ऐड नहीं करा हुआ, ठीक है। ये आपके एनसीईआरटी क्वेश्चन ही हैं ये, ठीक है।
तो डायमीटर ऑफ मेटालिक बॉल इज 4.2 सेंटीमीटर। व्हाट इज द मास ऑफ द बॉल, आपको मास ऑफ द बॉल बताना है। इज द डेंसिटी ऑफ द मेटल इज क्या नाम है 10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है बच्चों, तो सिंपल सी बातें करना, सिंपल सी बातें क्लास, आपको डायमीटर ऑफ क्या नाम है मेटालिक बॉल बोला गया है। ठीक है, क्या मिला हुआ आपको, डायमीटर मिला है मेटालिक बॉल का। तो डायमीटर मिला है मेटालिक बॉल का। तो मेटालिक बॉल कैसी होती है भैया, स्पेयर होती है आपकी। तो आपको उसका क्या बताना है, मास बताना है। ठीक है, जिसके लिए उसने क्या क्या कर दिया, मेटालिक बॉल स्पेयर होती है मैंने बता दिया। उसने आपको डायमीटर दी विच इज 4.2। अब देखिए ध्यान से, रेडियस ऑफ स्पेयर आप निकाल सकते हैं यहाँ से। ठीक है, रेडियस ऑफ स्पेयर निकाल सकते हैं यहाँ से, रेडियस ऑफ स्पेयर डी/2। तो 4.2 का हाफ कर दूंगा तो क्या मिल जाएगा मुझे 2.1। तो डेंसिटी ऑफ द मेटल, डेंसिटी ऑफ क्या आ जाएगी आपकी मेटल, इस 10 ग्राम मीटर पर सेंटीमीटर क्यूब। ये बच्चा को गिवन है यहाँ पे। ठीक है, ये आपको गिवन है यहाँ पे। तो आप कैसे करेंगे इसको, जरा दिखाता हूँ मैं आपको। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। इस बच्चों, आपको क्या फाइंड आउट करना है, मास ऑफ द बॉल निकालना है। तो सॉल्व अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बाय यूजिंग फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी। अच्छा क्लास, देखिए आपको क्या करना है, डेंसिटी का फॉर्मूला पता होना चाहिए, पता होना चाहिए, है ना। ये आपकी साइंस में फॉर्मूला है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको पता होना चाहिए। आपको मास निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, डेंसिटी गिवन है, वॉल्यूम फाइंड आउट कर लेंगे, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, मास। मास इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी गिवन है, वॉल्यूम कैसे फाइंड आउट होगा, तो वॉल्यूम का आपका फॉर्मूला पता है, वॉल्यूम ऑफ मेटालिक बॉल जो स्पेयर है आपकी 4/3 पाई आर क्यूब, है ना। तो 4/3 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू 2.1, जैसे हमने इसको फाइंड आउट कर लिया था। 2.1 को हम क्या कर लेंगे, इसको 3 बार लिखेंगे भैया, क्योंकि आर क्यूब है। तो बच्चों ध्यान से देख सकते हैं आप 2.1। अच्छा, मैं बच्चों क्या करता हूँ, कैलकुलेशन इजी करने के लिए पॉइंट हटा के, आफ्टर डेसिमल कितनी डिजिट है 1, तो नीचे लगा दिया 10। आफ्टर डेसिमल कितनी डिजिट है 1, तो नीचे लगा दिया 10। आफ्टर डेसिमल कितनी डिजिट है, नीचे लगा दिया 10। यहाँ पे 1 है ना, यहाँ पे भी 10 लगा दिया। 3 की टेबल में 23 आता है 3 पे, 7 की टेबल में 21 आया 3 पे, 3 से 3 कैंसिल आपका। ठीक है, 3 से 3 कैंसिल। तो आप देख सकते हैं 4 इंटू 22, 4 इंटू 22 इंटू 21 इंटू 21, नीचे आ रहा है 10 10 10। देखो बच्चों, मैं इसको बिल्कुल डिवाइड नहीं करने वाला, क्यों, क्योंकि मेरी कैलकुलेशन हार्ड हो जाएगी ऐसे। ठीक है, तो मैं ऊपर के सभी नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दूंगा, नीचे 1000 से क्या कर दूंगा, जस्ट डिवाइड कर दूंगा। तो सभी ऊपर नंबर को मल्टीप्लाई करके रिजल्ट में देखा 388.3808 डिवाइडेड बाई 1000, तो आपका मिल जाएगा 38.808 सेंटीमीटर क्यूब। अब जैसे मैंने आपसे क्या कहा था, मास निकाला है, मास निकालने का फॉर्मूला क्या है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। ये डेंसिटी और दिस इज योर वॉल्यूम। अब देखो, जैसे मैं बच्चों थोड़ा पीछे ही बता रहा था कि जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे किसी नंबर को तो क्या होता है, यहाँ से डेसिमल आगे की तरफ चले जाएगा ना, तो क्या बन जाएगा 388.08 ग्राम। ठीक है, क्या बन जाएगा 388.08 ग्राम। और आप चाहें जैसे एग्जामिनेशन में बोल सकते हैं इसको केजी में कन्वर्ट करो, तो केजी में आपको पता है, मैंने केजी का रिलेशन बताया था, केजी इज इक्वल टू 1000 ग्राम। तो 1 ग्राम ही जाएगा, 1000 यहाँ नीचे डिवाइड में चला गया, तो ग्राम की जगह क्या कर दूंगा मैं, 1/1000 रख दूंगा। 1/1000 आप रखोगे तो क्या होगा, और नीचे देखो 1000 डिवाइड में आ गया, तो नहीं, और जितने नीचे डिजिट्स है, जैसे एक दो, ये नीचे क्या है 1000 है, 1 2 3 0 है ना, तो क्या कर दोगे आप, 3 डिजिट आगे, 1 2 3, तो आपको क्या मिलेगा 0.388। ठीक है, 0.388 केजी। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। आंसर तो यहाँ पे भी हमारा आ चुका था, बट केजी और ग्राम हमने दोनों में आपको दिखा दिया। ठीक है, यहाँ पे हमने आपको दोनों में आंसर दिखा दिया। ठीक है, आई होप सो बच्चा सभी को समझ में आएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, प्लीज इन क्वेश्चन की जरूर प्रैक्टिस करना है, ऐसे क्वेश्चन आपसे जरूर आ रहे हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यस बच्चों, बढ़ते हैं इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है आपका, ये भी आपका एक एनसीईआरटी क्वेश्चन है बच्चों, और ऐसे क्वेश्चन आने के आपके चांसेस हैं। ठीक है, थोड़ा सा क्यों में दिमाग लगता है आपका, तो कैसे होगा, तो क्या मिला हुआ 27 सॉलिड आयरन स्पेयर है, ईच ऑफ रेडियस आर है। ठीक है, 27 सॉलिड आयरन स्पेयर, मतलब आप मान सकते हैं छोटे छोटे क्या नाम है कुछ आपके बॉल से, जैसे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है। सभी का रेडियस आर है एंड सरफेस एरिया क्या है उनका एस है। आर मेल्टेड टू फॉर्म अ सरफेस, टू फॉर्म अ स्पेयर। हमने क्या करा, उनको सभी को मेल्ट करा, सभी का बोल्स को, और एक आपका स्पेयर बना, जस्ट उसका स्पेयर सरफेस एरिया क्या है आपका एस डैश। ठीक है, देन फाइंड द, आपको क्या करना पड़ेगा, रेडियस करना पड़ेगा आर डैश ऑफ द न्यू स्पेयर एंड रेशियो ऑफ एस टू द एस डैश। ठीक है, तो बच्चों बेसिकली क्वेश्चन क्या है, आप ऐसे समझो इस क्वेश्चन को, जैसे है ना आपके पास छोटे छोटे लोहे की कितनी 27 गोलियां हैं। आप सभी ने क्या करा, उसको फर्नेस में डाला, भट्टी के अंदर डाला, भट्टी के अंदर गर्म करके करके आपने क्या करा, उसको एक मॉल्ट में डाला, जो क्या है बन के आया आपका एक बड़ा स्पेयर बन के आया है। ठीक है, ये जो छोटे स्पेयर है सभी का रेडियस आर है और सरफेस एरिया एस है। ठीक है, और जो बड़ा वाला स्पेयर जो न्यू स्पेयर बन गया है, जैसे हम ओल्ड स्पेयर बोलेंगे अपना, ये ओल्ड है और ये न्यू।
न्यू वाले का रेडियस आर डैश और उसका जो सरफेस एरिया होगा वो क्या आपका एस डैश। ठीक है बच्चों, तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है रेडियस ऑफ ऑल स्फीयर आर है, सरफेस एरिया ऑफ ऑल स्फीयर एस रहेगा। न्यू स्फीयर के लिए आफ्टर मेल्ट जो बनाता है रेडियस उसका आएगा आर डैश और सरफेस एरिया उसका क्या आएगा एस डैश। आपको आर डैश फाइंड आउट करना है और एस अपॉन एस डैश का सरफेस एरिया का रेशियो फाइंड आउट करना है। तो सॉल्व वी नो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप देख सकते हैं बच्चों। वॉल्यूम ऑफ ऑल स्फीयर क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ न्यू स्फीयर क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर आर डैश का क्यूब। अच्छा बच्चे ध्यान से देखो, हमने वॉल्यूम क्यों फाइंड आउट करा। सिंपल सी बात है, जितनी 27 गोलियों का ये जो वॉल्यूम होगा, जितनी ये जो जगह घेरेंगे उतना यही इसके पास स्पेस होगा, है ना। बच्चों समझ में आया चीज को। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि किसी एक चीज को दूसरी चीज में कन्वर्ट करें तो याद रखना आप उस केस में क्या लेंगे, उसका वॉल्यूम लेंगे। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ अ न्यू स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ अ 27 ओल्ड स्फीयर, ये दोनों बराबर होंगे। तो ध्यान से देखो 4/3 पाई आर डैश का क्यूब 27 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, तो 4/3 पाई से 4/3 पाई कट गया। आर वन डैश का क्यूब यहाँ पे देखो 27 आर क्यूब। मुझे क्या चाहिए आर डैश की वैल्यू चाहिए, तो मैं इस क्यूब को क्या कर दूंगा, इस क्यूब को यहाँ पे भेज दूंगा तो क्या बन जाएगा क्यूब रूट, है ना। क्या बन जाएगा क्यूब रूट। तो क्यूब रूट में बच्चों मैंने बता रखा है 3 3 के पेयर बनते हैं आपके, याद रखना। ठीक है, तो 27 के पेयर बनेंगे 3 इंटू 3 आर क्यूब के बन गए आर इंटू आर। तो इसका पेयर बन गया 3 का बाहर आ गया और आर का बन गया ये बाहर आ गया। तो क्या बचा 3r। तो आर डैश की वैल्यू क्या मिल गई आपको बेसिकली 3r। तो दिस इज योर आंसर ऑफ फर्स्ट। ठीक है बच्चों, समझ में आया आपको। चलिए बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट, इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ठीक है, चलिए। जिस पहले बच्चों कैसे करेंगे इसका हम, सरफेस एरिया ओल्ड स्क्वायर एस सरफेस एरिया न्यू स्क्वायर। तो सिंपल से आपको पता है सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, नीचे भी क्या जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, है ना। बट यहाँ आर डैश का स्क्वायर, वहाँ ऊपर आर का स्क्वायर, तो आर स्क्वायर रहेगा। आर डैश की आपने वैल्यू निकाली थी, आर डैश आपने क्या निकाला था 3r, तो मैंने क्या कर दिया आर डैश की जगह 3r रख दिया। ठीक है, आर स्क्वायर अपॉन में 3r का स्क्वायर, तो देखो 3r का स्क्वायर क्या रहेगा, 3 का स्क्वायर 9, आर का स्क्वायर आर, तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, तो एस अपॉन में एस डैश आपका क्या आ गया 1/9 एस डैश। देख लो यहाँ पे से ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है बच्चों, तो ये बच्चों वीडियो यहाँ तक बहुत लॉन्ग हो गई है आपकी। ठीक है, तो मैं इसको यहीं पे एंड कर रहा हूँ। PYQs मैं आपकी आज ही अपलोड कर दूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर 7 से 15 उसमें रहेंगे। ठीक है, वो सारे वो PYQs रहेंगे, तो उस वीडियो को जरूर देखना, है ना, एंड तक। ठीक है, तो आपका सभी का बच्चों बहुत बहुत धन्यवाद। अगर जिन्होंने यहाँ तक वीडियो का एंड तक देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, अगर किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी समस्या हो, ठीक है, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट आउट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जाम, प्रैक्टिस करते रहिए, मैं अच्छे वीडियो अपलोड करता रहूँगा। आज आपका 12 ये 11 चैप्टर पूरा कंप्लीट कर दिया। हम कल एक नए चैप्टर के साथ मिलते हैं आपके, कल हम नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। ठीक है, जो भी हायर वेटेज का होगा, जिसके ज़्यादातर क्वेश्चन आए होंगे एग्जामिनेशन में। ठीक है, ओके बच्चों, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर